नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। भारत और चाइना के बीच में जो संबंधों का मामला चल रहा है वो काफी दिनों से ऊपर नीचे हो रहा है। कभी एलएसी पर चाइना की गतिविधियां बढ़ जाती हैं तो भारत और चाइना के बीच में बातचीत शुरू होती है। बातचीत ऐसी होती है कि चीजें वस्तुस्थिति फिर से वैसी कर दी जाएंगी जैसे कि पहले थी। इस तरह के वादे करता है चीन, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि चीन ने जो बातचीत की थी उससे पीछे हट गया है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है लिपुलेख दर्रे के पास। जी, ऐसी जानकारी मिली है कि लिपू से करीब 10 किलोमीटर दूर चाइना जिस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और जैसी की बातचीत हुई थी कि अब वहां पर वो किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा और पुरानी स्थिति में ही चीजें बहाल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जानकारी जो आ रही है उसके तहत वहां कंस्ट्रक्शन भी कर रहा है और चीजें थोड़ी गतिविधियां भी तेज नजर आ रही वहां पे। क्या कुछ चल रहा है एलएसी पे, चीन को लेके भारत के संबंध किस तरीके से हैं, इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी। कुलकर्णी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार जी। नमस्कार। जिस तरीके संजय जी जो खबरें आ रही हैं पूरी एलएसी के पास से, उसमें साफ पता चल रहा है कि चाइना जो है अपनी मनमर्जी करता जा रहा है, उसमें किसी तरीके का कोई बातचीत का असर दिखाई नहीं देता। आशुतोष, जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है काफी हद तक ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन जो है, आप जानते हैं कि चीन के कथनी और करनी में अंतर होता है। चीन बातचीत में लगा रहता है, लेकिन उसकी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो अरुणाचल की तरफ हो, चाहे नॉर्थ सिक्किम की तरफ हो, या फिर लद्दाख में हो, या अब लिपुलेख के सामने हो, सब जगह वो मिलिट्री कोर्शन जैसे कहते हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान के ऊपर। और शायद उसकी कोई मंशा है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डाले, और उसको लगता है कि हिंदुस्तान जो है वो उनकी बात मान जाएगा। और जो चीन जो है, इसकी ये एक मंशा रही है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि एलएसी है और सब परसेप्शन है, कोई ऐसा मैप नहीं एक्सचेंज हुआ है जिसके बीच में हम कहें कि ये हमारा है या आपका है। इस एम्बिग्विटी में जो है, और वो चीन इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। और चीन सोचता है सालों से सलामी स्लाइसिंग, धीरे 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 करके, मतलब 4 कदम आगे आए बातचीत करे, फिर 2 कदम पीछे जाए, चलो इस बार 2 कदम मिल गए, अब इस तरीके से करता। पर इस बार शायद चीन को लगा कि कोशिश कर रहा है, वो उसको उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। उसने जिस प्रकार से सोचा था कि शायद जिस तरीके से महामारी है पूरे विश्व भर में, और सब जगह एक तरीके से आक्रोश है पूरी दुनिया में चीन के बरखिलाफ, और कुछ भी मतलब एक तरीके से सारे देश प्रेशर में हैं, उसका चीन फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और इस महामारी के कारण चीन के अंदर भी एक जबरदस्त आक्रोश है, और इस महामारी से चीन के अंदर आक्रोश, और अब बाढ़ आ गई है, जबरदस्त चीन में नुकसान हुआ है। और जो उनके शी जिनपिंग हैं, जिन्हें हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, तो अमेरिका ने उनको राष्ट्रपति कहने से भी मना कर दिया है, और कह रहे हैं कि वो तो चेयरमैन हो सकते हैं पर राष्ट्रपति नहीं है, हम कहेंगे उनको। तो चलो हम उनको एक इज्जत देते हैं, कहेंगे हम राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो हैं, उन्होंने वादा किया था अपने अपने क्या कहते हैं चीन वासियों को, कि वो ताइवान को जो है चीन में मिला देंगे और उनकी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ऊंचा करेंगे। पर कुछ भी नहीं हुआ, ताइवान भी नहीं वो कर पाए, और जो उनकी जो नॉर्मल आर्थिक स्थिति है वो और बदतर हो गई, क्योंकि महामारी आ गई। और चीन का जिस तरीके से एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, उनके ऊपर जबरदस्त दबाव है। तो इन चीजों को सब मद्देनजर रखते हुए अब चीन ने क्या पता नहीं उसकी क्या मंशा थी, क्या इतने जबरदस्त फ्रंट खोल दिए हैं कि उन्होंने सबको अपना दुश्मन बना लिया है, और विश्व भर में चीन आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो वुल्फ वॉरियर हो,
या चेक अपना डेट डिप्लोमेसी के तौर पर काम करता है, देशों को पैसे दे करके खरीदने की कोशिश करता है, कोई भी चीज पैसे देता है, नहीं मिलता है तो उसको लीज पर लेता है, जैसे उसने हम्बन टोटा भी ले लिया 99 साल की लीज के ऊपर। ग्वादार पाकिस्तान तो बिल्कुल ही उसका एक, मैं कहूँगा एक सैटेलाइट स्टेट, एक प्रोविंस हो गया है, तो वो भी गया है। तो ये जो कार्रवाइयाँ चीन की देखने को मिल रही हैं, इसमें इसलिए जरूर शक होता है कि चीन भी शायद हिंदुस्तान को बातचीत में लगाए रख रहा है, पर अपना जो जमावड़ा है वो कहीं कम नहीं कर रहा है, और जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आप देख लीजिए, जैसे आपने कहा आशुतोष जी की लिपू लेक, तब लिपू लेक हुआ, काला पानी हुआ, या क्या उसको लिम्पियाधुरा हुआ, ये सेटल्ड इश्यूज थे, सेटल इश्यूज थे नेपाल के साथ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर नेपाल को कई बार, नेपाल ने पहले भी इन बातों को उठाने की कोशिश की है, पर ये सुलझ सकता था, मामला बातचीत से सुलझ सकता था। नेपाल ने फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत को मना करके रखा है, और 98% 1750 किलोमीटर लंबी जो हमारी सीमा है नेपाल के साथ, 98% सेटल्ड है, और रोटी और बेटी का रिश्ता है, नाता है नेपाल और हिंदुस्तान पूरे में। फौज के अंदर तो मैं कहूंगा हम नेपालियों को तो कभी कोई दूसरे देश के समझते नहीं हैं, अपने भारतीय समझ करके वैसे ही वो हमारे साथ काम भी करते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ते भी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, या हमारे जैसे ही हैं, और हमने भी उनको अपने जैसे ही देखा है और उसी नजर से देखते हैं। पर अभी जो सरकार आई है, ओली की जो सरकार है नेपाल के अंदर, वो जो सरकार है वो थोड़ी मार्क्सवादी, माओवादी विचारों की सरकार है, और जहाँ पे उनके जो चीन के जो एम्बेसडर हैं, जो वहाँ पर हैं, वो भी जो है वो पहले पाकिस्तान में एम्बेसडर रह चुकी हैं, और अब वो चीन में एम्बेसडर आई हैं, तो शायद उनके कहने के बहकावे में आ गए हैं, या चीन ने उनको काफी कुछ आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया है, और जिस तरीके से चीन को उस आर्थिक जो उनको असिस्टेंस मिलने की संभावना है, और वो भी मार्क्सवादी सरकार, शायद उनके बहकावे में आ गए। और जिस तरीके से नेपाल ने भी बड़ी जल्दी पॉलिटिकल मैप इशू कर दिया, जिसमें उन्होंने लिपू लेक और ये काला पानी, लिम्पियाधुरा सब अपने इसमें दिखा करके यूएन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लिपू लेक के पास पीएलए की एक बटालियन देखी गई है, और मानसरोवर लेक के आसपास उनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कुछ साइट्स सैटेलाइट के द्वारा देखा गया है। उसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त जोर है, कुछ तंबू देखे गए हैं लाल लाल रंग के जो लोगों को रखने के लिए। तो ये साफ दर्शाता है कि अब मिडिल सेक्टर में भी, जो तकरीबन हमें लगता था कि सेटल्ड सेक्टर है और शायद चीन उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेगा और एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर रहेगा, पर यहाँ पर भी मुझे लगता है चीन जो है हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये आने वाले दिनों में एक हम लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। चीन जिस तरीके से एलएसी के पास उसने लिपू लेक दर्रे के पास जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है, या फिर जिस तरीके से तंबू वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये है कि वो अपने एयर बेस को भी बहुत मजबूत कर रहा है और उसकी भी चीजें बढ़ा रहा है। एयर बेस को मजबूत करने का क्या इसका कारण हो सकता है? ये ऐसे है कि नॉर्मल क्या है कि हिंदुस्तान जो है हवाई के मामले में चीन से थोड़ा अच्छी स्थिति में है। कारण ये है कि जितने भी चीन के एयरफील्ड्स हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड में है, यानी 14,000, 15,000, 12,000 फुट के ऊपर है। तो जब कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट इतनी ऊंचाई से उड़ने की कोशिश करता है तो हवाई जहाज में दो ही चीजें होनी है, या तो उसका फ्यूल होएगा तो फिर उसका रेडियस ऑफ एक्शन बढ़ेगा, अगर फ्यूल नहीं होएगा तो रेडियस ऑफ एक्शन बढ़ेगा, और या फिर आर्मामेंट। तो उसने इस तरीके से बैलेंस करना है कि हम कितना उस हवाई जहाज में आर्मामेंट रखें और कितना फ्यूल रखें। तो ये एक बंदिशें चीन के ऊपर आती हैं, अपने को वो बंदिशें नहीं है। तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं और हमारे जो एयरफील्ड्स हैं वो ऐसी जगह पर हैं कि हम फुल फ्यूल लोड और फुल आर्मामेंट लोड लेकर के चीन के ऊपर दबाव डाल सकते हैं, अगर खुदा ना खाता नौबत नहीं आनी चाहिए, पर अगर नौबत आती है और
तो तैयारी तो होनी निहायत जरूरी है। तो इस मामले में हम लोग जो हैं डेफिनेटली चीन के बनिस्बत ज्यादा अच्छी स्थिति में है। यही एक कारण है कि चीन आज पाकिस्तान में पीओके के अंदर भी स्कार्दू के आसपास उनके एयरफील्ड्स को लेने की कोशिश कर रहा है, या उनके अपने हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश करता है, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट उतारने की कोशिश करता है। उसी तरह वो अब धीरे धीरे मानसरोवर के आसपास करने की कोशिश करेगा। तो उसका मकसद ये है कि जितना नजदीक रेडियस ऑफ एक्शन हो उसमें उसको फायदा होगा। तो क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि टोटली बैकफुट पर है चीन, लेकिन एयर के मामले में चीन का हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है। जी, मुझे लगता है कि यही एक डर है उसके मन में कि अगर हवाई हमला होता है या एयरफोर्स की बात की जाए तो भारत हमसे आगे है, शायद इसीलिए वो अपनी चीजों को वहां बढ़ा रहा है। मैं आपसे संजय जी जानना चाहूंगा कि जो चाइना का पूरा एक क्रम चलता है, पूरा एलएसी के किनारे किनारे जहां जहां भी चीजें सेटल्ड नहीं है या सेटल्ड हैं तो भी, चाहे वो लद्दाख का पूर्वी इलाका हो, चाहे वो आप बात कर रहे थे अरुणाचल की, तो जहां जहां भी ये अपनी चीजों को बढ़ा रहा है, सक्रियता बढ़ा रहा है, गतिविधियां बढ़ा रहा है, तो निश्चित रूप से पिछले दिनों जो स्थिति बनी थी उसमें यहां तक की बात की गई थी कहीं युद्ध जैसे मूड में तो नहीं है चाइना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, चीजें सामान्य रूप से चलती आ रही है। लेकिन जो ये छुटपुट घटना है, जो छुटपुट चीजें हैं, ये क्या टेंडेंसी क्या है, आखिर मानसिकता क्या है इसकी चीन की इन सब चीजों के पीछे? देखिए, चीन जो है शुरू से अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो जो सरदार पटेल जी ने जो चिट्ठी लिखी थी 7 नवंबर 1950 में, उन्होंने उस चिट्ठी में भी साफ शब्दों में जाहिर किया है कि जिस तरीके से चिट्ठियां चीन हमको लिख रहा है, वो जो भाषा है वो एक दोस्त की भाषा नहीं है, और वो एक दुश्मन की भाषा के संदर्भ में चिट्ठियां देखते हैं वो। और चीन का ये मानना है कि जो उनकी आइडियोलॉजी जो है, उनकी जो सोच है, अगर उनकी सोच के साथ आप नहीं हैं तो आप उनके दुश्मन हैं। तो उनका सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो आप दोस्त हैं, अगर दोस्त हैं तो आप उनके बिल्कुल ही मतलब क्या कहेंगे कि उनकी जो सोच है उनके साथ मिले हुए हैं, या उनकी मदद करने के लिए हर हमेशा जो चीन कहेगा उसके झुकाव में, मतलब चीन मालिक है और वो खटिया पे बैठेगा और आप जमीन पर बैठेंगे। अगर वो रिलेशनशिप आपको एक्सेप्टेबल है तो चीन आपके साथ खड़ा है। लेकिन वो चीन, अगर आप उस सोच में नहीं है, अब चीन, हिंदुस्तान की एक पुरानी सभ्यता है, चीन पता नहीं किस तरीके से ये सोच में है कि क्योंकि उसने 1962 में जो किया, अभी भी उसको लगता होगा कि शायद हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश होने के नाते तरह तरह की आवाज़ें भी हिंदुस्तान के अंदर उठती हैं। कोई हिंदुस्तान में किसी के बरखिलाफ, कोई किसी के साथ, कोई कैसे, कईयों को लगता है कि कोई चीन के साथ खड़ा है, कोई चीन के बरखिलाफ। तो इस तरह तरह की भाषाएं और तरह तरह के विचार जो हिंदुस्तान में एक लोकतंत्र होने के नाते उठते हैं, इसका भी फायदा ये देश उठाते हैं, क्योंकि वो तो कम्युनिस्ट देश है। वहाँ पे तो ग्लोबल टाइम्स जो है वो प्रोपेगेंडा मशीन है, जो चीन कहता है वही वो कहते हैं, चाइना टाइम्स वही कहता है जो उनकी सरकार कहती है। जो लोग क्या कहते हैं वो तो आपको कोई लेना देना है। वो कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है वो आप सुन सकते हैं और वही आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों जो सभ्यताएं हैं, दोनों के जो एक पॉलिटिकल जिससे अलग अलग है, तो इस संदर्भ में चीन जो है उसको लगता है कि इस आज के माहौल में अगर उसको कुछ अमेरिका के साथ टक्कर देनी है या कोई ऐसा पाव बनना है, तो एक हिंदुस्तान ही है जो उसको टक्कर देता है या आंख में आंख डाल करके बात करता है। तो वो चीन को पसंद नहीं है। चीन को लगता है कि एशिया के अंदर सिर्फ चीन और सिर्फ चीन होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान भी उभर रहा है, हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति उभर रही है, हिंदुस्तान भी टॉप 5 नेशंस में इकोनॉमिकली है, हिंदुस्तान टॉप 4 देशों में मिलिटरीली है, हिंदुस्तान डिप्लोमेटिकली काफ़ी अच्छे स्थिति में है, हिंदुस्तान की जो पहचान है वो बहुत अच्छी है पूरे विश्व में। तो इन सब चीज़ों को देख करके चीन को लगता है ये देश ऐसे मानने वाला नहीं है जब तक इसके ऊपर कि दबाव ना डाला जाए। और अब कब, और ऐसा वक्त जब इस महामारी के कारण सब देशों में एक तरीके से महामारी के कारण सबकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो उनको लगता है हिंदुस्तान की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, तो अब क्या हिंदुस्तान करेगा।
अब उनको शायद ये नहीं लगा कि हिंदुस्तान का नेतृत्व जो है वो आज एक थोड़ा मजबूत नेतृत्व है, जो बोलता है वो करके दिखा रहा है, पूरा देश इकट्ठा है, देश खड़ा है। तो ये देखा नहीं जा रहा है चीन से, और चीन को कहीं डर है उसके कि शायद हिंदुस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है, मतलब मैं कहूँगा कि वो आजमाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान में कितना दम है, कितना दम है, देखते कहाँ तक जाता है। एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से भारत, अमेरिका और अब रूस भी साथ आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये तीनों देश अब मिलकर साथ रहेंगे और चीन का काम तमाम होगा, यानी चीन को अब पीछे हटना ही पड़ेगा। इसको किस तरह से देखते हैं आप? आशुतोष, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं कहूँगा, क्योंकि हर हमेशा लोगों को लगता था कि शायद रशिया जो है वो चीन की तरफ झुकाव है उसका, ऐसे लग रहा था लोगों को। लेकिन अब जिस तरीके से रशिया ने देखा कि रशिया का ही सारा मिलिट्री का जो उनकी जो टेक्नोलॉजी थी इन्होंने चोरी की और उन्होंने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने उसको बनाया, और रशिया को तो कोई फायदा हुआ नहीं। अब रशिया के जो पुराने सेंट्रल एशिया के जो आज के देश हैं, उस वक्त जब सोवियत यूनियन के प्रदेश थे, जिनमें आज भी रशिया का मैं कहूँगा दबाव ने अपना उनका इन्फ्लुएंस है, रशिया का इन्फ्लुएंस तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान अभी भी है, और रशिया का ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसमें भी चीन ने कह दिया कि ये तो हमारा है। तब रशिया को भी लगा कि ये जो चीन है इसके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, और अगर विश्वास करेंगे तो ये कल साइबेरिया भी लेकर के बैठ जाएगा और रशिया के अंदर भी आ जाएगा। कि जिस तरीके से रशिया की आबादी अगले 100 साल में या अगले 50 साल में बहुत गिरेगी, बहुत गिरेगी, और उस आबादी को मद्देनजर रखते हुए रशिया का इतना बड़ा देश और आबादी कम, और चीन जैसा एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवाद वाला देश, तो उसका देश ये लेकर के बैठ जाए, तो चीन रशिया को भी इस बात का अंदेशा है और खतरा है। और अमेरिका को तो है ही है कि अमेरिका को चीन अमेरिका से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है, जिस तरीके से जापान ईस्ट चाइना सी में चीन के साथ टक्कर ले रहा है, जिस तरह के हिंदुस्तान लद्दाख में जबरदस्त आंख में आंख डाल करके खड़ा है, तो अब चीन पूरे विश्व में और महामारी के बाद तो एक तरीके से अलग थलग पड़ गया है। और इस अलग थलग पड़ने से शायद हो सकता है कुछ अच्छी बुद्धि चीन को मिले, या जब उसने देखना चाहिए कि भाई पूरा विश्व अगर उसके बरखिलाफ है तो वाकई वो गलत है। ये तो हो नहीं सकता कि एक देश हो सकता है, 2 देश हो सकते हैं, वो पूरा ऑस्ट्रेलिया बरखिलाफ, जापान बरखिलाफ, अमेरिका बरखिलाफ, हिंदुस्तान के साथ जबरदस्त उसका तनाव है। उसके साथ कौन खड़ा है? वो छोटे मोटे देश जिनको वो कर्ज देता है और कर्ज के कारण उनको खुश रखने की कोशिश करता है और उसके बाद उनको हड़पने की कोशिश करता है। इस बात का शायद नेपाल को भी अब समझ में आने लग रहा है कि यह हालत हो रही है, श्रीलंका को भी समझ में आने लग रहा है कि यह हालत चीन कर सकता है। अब यह है कि चीन एक बड़ा देश है, ये छोटे छोटे जो जितने देश हैं इनको बेचारों की थोड़ी सी एक समस्या भी होती है, ये एकदम टक्कर लेना ठीक नहीं है। और चीन मतलब एक कैच 22 सिचुएशन कई देशों को हो जाता है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सब विश्व में लोगों को पता चल जाएगा ये चीन जो है एक विस्तारवाद में लगा हुआ है। चीन जो है अपने आप को एक सेंटर ऑफ यूनिवर्स जिसे कहते हैं, चीन को लगता है कि उसका वक्त आ गया है और वो वक्त अब यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो लेकिन महामारी के कारण उसको जबरदस्त एक वहां पे उसको नुकसान पहुंचा, बदनामी हुई, और इस विस्तारवाद में भी जबरदस्त चीन की बदनामी हो चुकी है। और सारा देश जो है, तो कम से कम मैं कहूँगा लोकतंत्र जितने देश हैं वो सब इकट्ठे हैं, एकजुट हैं, और वो चीन को टक्कर देने के लिए तैयार हैं अगर चीन कोई गलत काम करता है तो। जी, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और सभी देश एक एक करके भारत की तरफ ही निगाह लगा के रखे हुए हैं, और भारत को ही ऐसा लगता है कि भारत ही आने वाले दिनों में नेतृत्व करेगा विश्व का, और अगर चाइना सामने हो या फिर कोई दुश्मन देश सामने हो, टिकेगा नहीं। आपने हमें अपना समय दिया और काफी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद आशुतोष जी, जय हिंद।